मैंने अपनी मेहनत की, अपनी जेब से पैसा लाया, मैंने अपना लॉस किया, फिर उसको मैं स्लो एंड स्टडी कंसिस्टेंटली लेके आ रहा हूँ, अपनी स्किल को इंप्रूव करता हूँ। मेरे को अपनी स्ट्रेटजी पे भी बिलीव सिस्टम है कि यार मेरी स्ट्रेटजी मेरे को अच्छा पैसा देती है, सब कुछ देता है। मैं लगा हूँ डेली रात, स्ट्रेस परेशान सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, दबा के ट्रेड कर रहा हूँ और अपने आप को लेके आ रहा हूँ, अपनी स्ट्रेटजी पे बैक टेस्ट कर रहा हूँ, स्ट्रेटजी पे अच्छे पॉइंट्स कैप्चर कर रहा हूँ। लेकिन एट द एंड जब मैं अपना पीएनएल देखता हूँ, मेरे को रियलाइज पीएनएल देख के काफी अच्छा लगता है कि यार मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। लेकिन एट द एंड जब मुझे लॉस दिखता है, ये मैं कहता हूँ कैसे हो गया, फिर मेरे को समझ में आता है कि भैया यहाँ पे तो सबसे ज्यादा जो पैसा बना है, जो मैंने इस ट्रेड को, इस प्रॉफिट को करने में जितना कुछ एफर्ट्स मैंने डाले हैं वो सब फेल हो गए। क्योंकि यहाँ पे जितनी मलाई थी वो कौन खा चुकी है, वो सरकार खा चुकी है, वो हमारे ब्रोकर खा चुके हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको अपना प्रॉफिट शेयर करने वाला हूं कि मैंने स्टॉक मार्केट में एफएनओ ट्रेडिंग करके कितना प्रॉफिट कमाया है। और मेरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखकर आपकी आंखें जो है खुली की खुली रह जाएंगी। आपको समझ में आ जाएगा कि भैया एफएनओ ट्रेडिंग की असली रियलिटी क्या है, असली असलियत क्या है। क्योंकि एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन जब हम प्रॉफिट बनाते हैं तो हमको काफी अच्छा लगता है कि यार आज 1 लाख बना दिए, कल 2 लाख बना दिए, 5 लाख बना दिए, 10 लाख बना दिए। वाह भाई, ऐसी लाइफस्टाइल मिल जाए तो मजा ही आ जाए। मैं भी एफएनओ ट्रेडिंग करूंगा, मैं भी एफएनओ ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाऊंगा। यूट्यूब पर आप रिसर्च करने लग जाते हो और बैक टू बैक वीडियोस आती हैं, ये स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी, ऐसी स्ट्रेटजी, वो उस तरीके की स्ट्रेटजी। आपको उसको 9 बजे खरीदना है, 3 बजे खरीदना है, सुबह खरीदना है, शाम को खरीदना है, पहले से पोजीशन बनाओ, ये करो, वो करो, एफएनओ ट्रेड करो। क्यों? क्योंकि सबके जेब में कैपिटल है कम, बढ़ाना है उसको ज्यादा, उस कैपिटल को ज्यादा करना है, बड़ा करना है, स्मॉल कैपिटल लेके आके बड़ा करना है। आपको एक ही ऑप्शन दिखता है, एफएनओ ट्रेडिंग। लेकिन एफएनओ ट्रेडिंग में असल में पैसा कौन कमाता है? एक ट्रेडर, एक ब्रोकर या गवर्नमेंट? आपको आज की इस वीडियो से समझ में आ जाएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी आज की वीडियो से कि भैया असलियत ये है। क्योंकि ये कोई नहीं बताता, ये कोई नहीं समझाता, ये ना आपको कभी देखने को मिलती है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहता हूं ताकि आप प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ मार्केट में काम करें, आपको पता हो मार्केट की रियलिटी और आप सीखते भी रहें, ठीक है। और अगर आपको अपनी स्कैल्पिंग स्किल को मास्टर करना है, स्कैल्पिंग स्किल को इनहेंस करना है, तो मैं एक अपकमिंग वर्कशॉप मेरी होने वाली 27 और 28 जुलाई को, जो कि एक लाइव वर्कशॉप रहेगा जिसके अंदर आप इनरोल कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सीट्स आर लिमिटेड, तो जल्दी इनरोल कर लीजिए क्योंकि कुछ दिन ही रिमेनिंग रह गए हैं। तो उसके अंदर जो अपन डिस्कस करेंगे वो है जितने भी अपने पास मेथड्स होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं तो मल्टीपल टाइप ऑफ मेथड्स, टेक्निक्स वहां पर अप्लाई की जाती है। उन टेक्निक्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको हेल्प कर सकता है आपकी स्कैल्पिंग स्किल को इनहेंस करने में। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ज्वाइन। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये देखिए, मैंने एक कुछ टाइम पीरियड का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, इस स्टेटमेंट में मैंने 56,63,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया हुआ है, ठीक है। 56,63,000 रुपीज। ओके, तो अब इस प्रॉफिट को देखकर आप लोग कहेंगे यार बहुत अच्छा प्रॉफिट है। एक कुछ टाइम पीरियड का, कुछ मंथ्स का एक ड्यूरेशन है। इस मंथ के बीच में एक प्रॉफिट बनाया था मैंने जिसमें मेरा 56 लाख रुपए का प्रॉफिट बना था। और 56 लाख रुपए का प्रॉफिट अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब मैं स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ, मैं अपनी स्किल पे काम कर रहा हूँ, मैं इतने टाइम से मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने इतने सारे लॉसेस किए, फिर उसके बाद मैं बैक टू बैक लॉसेस को कवर अप करके कंसिस्टेंसी पे आया, थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाया। लेकिन एट द एंड जब मुझे पता चला कि भैया जो मैंने प्रॉफिट बनाया ये मेरा है ही नहीं, ये तो मेरी जेब में आया ही नहीं, ये तो कहीं और ही चला गया। तो आप कहोगे भाई ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया, अब आप इस स्क्रीनशॉट को पूरा देखो, अब आपको दिख रहा होगा मैंने अपनी ट्रेडिंग में स्किल से बनाया, ठीक है। मेरे को जहां पे सेटअप दिखा, जैसा सेटअप दिखा, मैंने क्वांटिटीज डाली, ट्रेड डाला, सेटअप डाला, पैसा बनाया, है ना। अपना कैपिटल को, छोटे कैपिटल को यूज कर करके कैपिटल बनाया, पैसा बनाया। लेकिन एट द एंड मुझे 64,01,000 रुपए के आसपास, 64,64.1 लाख रुपीस के आसपास ब्रोकेज चार्जेस एंड टैक्सेस में देना पड़ गया। कितना? 64 लाख कमाया मैंने अपनी स्किल से। जो प्रॉफिट बनाया है वो है 56 लाख, है ना, 56,63,000। लेकिन जो ब्रोकेज चार्जेस, टैक्सेस मुझे इस प्रॉफिट को कमाने में देने पड़ गए वो है 64 लाख रुपए।
अब नेट टोटल अगर आप देखोगे तो मेरी जेब में 7.5 लाख रुपए का लॉस लेके मैं घर को जा रहा, मतलब मुझे इतनी मेहनत मैंने एक टाइम ड्यूरेशन के बीच में की, चाहे वो 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, किसी का कुछ भी टाइम हो सकता है। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मैंने अपनी मेहनत की, अपनी जेब से पैसा लाया, मैंने अपना लॉस किया, फिर उसको मैं स्लो एंड स्टडी कंसिस्टेंटली लेके आ रहा हूँ, अपनी स्किल को इंप्रूव करता हूँ। मेरे को अपनी स्ट्रेटजी पे भी बिलीव सिस्टम है कि मेरी स्ट्रेटजी मेरे को अच्छा पैसा देती है, सब कुछ देता है। मैं लगा हूँ डेली रात, स्ट्रेस, परेशान, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, दबा के ट्रेड कर रहा हूँ और अपने आप को लेके आ रहा हूँ, अपनी स्ट्रेटजी पे बैक टेस्ट कर रहा हूँ, स्ट्रेटजी पे अच्छे पॉइंट्स कैप्चर कर रहा हूँ। लेकिन एट द एंड जब मैं अपना पीएनएल देखता हूँ, मेरे को रियलाइज पीएनएल देख के काफी अच्छा लगता है कि यार मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, लेकिन एट द एंड जब मुझे लॉस दिखता है, ये मैं कहता हूँ कैसे हो गया। फिर मेरे को समझ में आता है कि भैया यहाँ पे तो सबसे ज्यादा जो पैसा बना है, जो मैंने इस ट्रेड को, इस प्रॉफिट को करने में जितना कुछ एफर्ट्स मैंने डाले हैं वो सब फेल हो गए, क्योंकि यहाँ पे जितनी मलाई थी वो कौन खा चुकी है, वो सरकार खा चुकी है, वो हमारे ब्रोकर खा चुके हैं, जहां पर मेरे को 64 लाख के सिर्फ चार्जेस पे करने पड़ गए। तो 56 लाख का मेरा प्रॉफिट, 64 लाख मैंने चार्जेस ब्रोकरेज में दे दिया, तो मेरी जेब में कितना बचा? 7.5 लाख। मतलब मैंने अपनी जेब से 7.5 लाख और दे दिया सरकार को। लो भैया मैं तो गलती आ गया इस स्टॉक मार्केट में। ऑप्शन ट्रेडिंग, ये ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं किसी अदर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं एक्टिवली ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, ऑप्शन के अंदर स्कैल्प करता हूँ, है ना, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो एट द एंड मेरी जेब में कितना बचा? 7.5 लाख रुपए का लॉस। सब कुछ करने के बावजूद भी यहाँ पे लॉस हो रहा है। अब मैं बताता हूँ लॉस। अब मैं थोड़ा सा ब्रोकरेज चार्जेस को आपको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता हूँ, कितने टाइप के यहाँ पर ब्रोकरेज एंड चार्जेस यहाँ पर दिए जाते हैं, एक ट्रेडर पे करता है, वो आपको समझाता हूँ तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने 1 बाय 1 आपको यहाँ पर चार्जेस ब्रोकरेज लिखे हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने कितना पे किया है। ठीक है, आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट में विजिबल हो जाएगा। हाई टैक्स ऑन ट्रेडर्स। ठीक है, ट्रेडर्स पे इतना ज्यादा टैक्स लग रहा है। अब मैं बता रहा हूँ पहले क्या क्या है। सबसे ज्यादा पहले आता है ब्रोकरेज। अब ये ब्रोकर को जा रहा है, ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें मैंने जो पे किया अराउंड 1377, ठीक है, 13,77,000 का मैंने मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ ब्रोकरेज पे किया है। फिर उसके बाद आ जाते हैं एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस। आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो एक्सचेंज के साथ, है ना, क्योंकि आपने 10 लाख रुपए से कुछ कॉल उठाई, फिर 10 लाख रुपए से कुछ को बेचा, तो आपका 10-20 लाख रुपए का एक टर्नओवर हो गया, है ना। तो उसमें भैया जो आपका 10 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है, उसके ऊपर आपको चार्जेस तो देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे? एक्सचेंज को देने पड़ेंगे, जो कि एक ट्रेडर आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पे करता है। वो मैंने पे किए हैं अराउंड 27.48 लाख। ठीक है, ये मैंने एक्सचेंज को दिया है। फिर उसके बाद आते हैं जीएसटी। यार ये जीएसटी हर एक सेगमेंट में जीएसटी डाला गया है, हर एक सेक्टर में जीएसटी लगा हुआ है। जैसे आप मेरे पास आते हो, मेरे से चीजें सीखते हो, अगर मेरा कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करते हो, सर्विसेज में आता है, मैं आपको कोई सर्विस दे रहा हूँ, सर्विस पे 18% फ्लैट जीएसटी है। अगर आपने मेरे को 1000 रुपये पे किया है तो उस 1000 रुपये पे आप मेरे को 180 रुपये गवर्नमेंट को देना पड़ जाएगा। फिर मेरे पास ऑलमोस्ट आप कह सकते हो नियर अराउंड 800 रुपये बचेगा। 800 से फिर मैं टैक्सेस दूंगा, सब कुछ करूंगा, एट द एंड मेरे हाथ पे 4 रुपये 5 रुपये भी नहीं बचता है। ठीक है, सो ये जीएसटी हमको यहाँ पर भी देना पड़ता है, जो मैंने पे किया है अराउंड 7.5 लाख रुपए, 7.44 लाख। ठीक है, ध्यान से देखना। फिर उसके बाद आता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। फिर भैया एक और मैं यहाँ पर टैक्स दे रहा हूँ कि भैया जो मेरी ट्रांजेक्शन हो रही है, जो मैं डेली ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, इसकी सिक्योरिटी सरकार लेती है कि भैया तुम्हारा ट्रांजैक्शन सेफ रहेगा। तो हम इसको कहते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। आपको ट्रांजैक्शन करने का मतलब सिक्योरिटी इसके नाम पे टैक्स लिया जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे पे किया 14.5 लाख रुपए, 47 लाख। ठीक है, 14.5 लाख सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है। तब हम यहाँ पे अपने एक्सचेंज पे भरोसा कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट पे भरोसा कर रहे हैं, अपने ब्रोकर से भरोसा कर रहे हैं। अगर ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ना हो तो अभी रिसेंटली हाल ही में मेरा एक वजीरेक्स पे मेरा अकाउंट है, उस पर मेरे कुछ क्रिप्टोज मैंने बाय करके रखे हैं, है ना, कुछ फंड मेरे पास पड़ा है, और उसमें ऑलमोस्ट 40% नीचे चला गया, 40% अपने आप ही चला गया डाउन। क्यों चला गया? क्योंकि किसी ने वजीरेक्स को हैक कर लिया और उसके 50% वॉलेट से जो भी कॉइन्स थे, जो भी डिपॉजिट था, वॉलेट से चोरी कर लिया। मतलब ये सोचो, इतना बड़ा एक ब्रोकर जिसके अकाउंट पे, जिसके वॉलेट पे इतने सारे लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, और उस पैसे को किसी ने आधा छोड़ दिया। तो सोचो क्या हालत। जो जिसने, चलो मेरा छोटा सा ही फंड था, लेकिन जिसका करोड़ों में फंड होगा उसकी तो हालत खराब हो गई होगी, उसके तो गले में आ गया होगा, वो गले तक आ गया, वो सोचा हो कि भाई क्या करो। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई आपके ऊपर कंट्रोल करने वाला नहीं है, है ना। तो वहां पर ऐसी कंडीशन होती है। तो इसीलिए यहाँ पर सरकार हमसे ले लेती है
ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं सेबी टर्न। अब सेबी है ऊपर से भैया, सेबी रेगुलेशंस ला दी, सब कुछ लाए, तो इनको चार्जेस फीस तो चाहिए, वरना चलेंगे कैसे। सेबी टर्नओवर फीस मैंने दी है 5,000 रुपये आसपास, 5K अप्रॉक्सीमेटली 5K मैंने पे किया है। फिर उसके बाद आते हैं स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी मैंने पे किया है अराउंड 81,000 रुपीज़, ठीक है। 81K मैंने यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी पे किया। उसके बाद आते हैं NSE इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, जो आप NSE में ट्रेड करते हो या इन्वेस्ट करते हो, उससे स्टॉक बाय करके रखते हो अपने पास, तो उसका भी कुछ प्रोटेक्शन फंड यहाँ पर भी लगा गया है, आजकल शायद नया आया है। ये अराउंड 5,000 के अप्रॉक्स मैंने पे किया है, ठीक है। सो टोटल मैंने इतने सारे यहाँ पर चार्जेस पे किए हैं, जो कि अराउंड 63 लाख या 64 लाख के मैंने यहाँ पर चार्जेस दे रखे, ठीक है। अब उसमें चार्जेस देख रहे हो, ब्रोकरेज 13 लाख रुपए के ब्रोकरेज, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, GST, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, फिर उसके आता है सेबी टर्नओवर चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, आपका NSE का जो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे टैक्सेस चार्ज है। ये ब्रोकरेज आप देते हो, अगर ये ब्रोकरेज मेरे से कुछ ब्रोकरेज अगर ले रहा है, 13 लाख इसने मेरे से ब्रोकरेज लिया है, ये क्या करेगा एट द एंड, इसने साल भर का जो ब्रोकरेज कलेक्ट किया, अपने सारे खर्चे, अपने सारे ऑपरेशनल एक्टिविटीज को निकाल के, सैलरीज को निकाल के, कुछ इसकी क्या बनेगी, इसका क्या बोलते हैं, कुछ प्रॉफिट बनेगा। प्रॉफिट के बाद ये क्या करेगा, ये भी किसको देगा, इंडियन गवर्नमेंट को क्या देगा, टैक्स देगा। तो इस ब्रोकरेज से भी कुछ हिस्सा, इस ब्रोकरेज से भी 10-15% मैं ये मान सकता हूँ, 15-20%, 30% हिस्सा किसको जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा टैक्स। फिर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, एक्सचेंज को जो ट्रांजैक्शन चार्जेस पे किया, एक्सचेंज क्या करेगा एट द एंड, सारे ऑपरेशनल एक्टिविटीज को मिला के क्या करेगा, सरकार को भी ये भी 10-20% किसको देगा, टैक्स, गवर्नमेंट को, ठीक है। यहां से भी गवर्नमेंट को जा रहा है। फिर उसके बाद GST, ये तो सीधा डायरेक्ट गवर्नमेंट को जा रहा है। फिर उसके बाद आते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, अगर ये टैक्स है तो फिर जाए गवर्नमेंट की जेब में रहे। फिर उसके बाद आते हैं सेबी टर्नओवर चार्जेस, अगर सेबी तो बस सेबी है ही गवर्नमेंट की। फिर उसके बाद आते हैं स्टाम्प ड्यूटी, ये भी गवर्नमेंट को जा रहा है। फिर उसके बाद जाते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, अगर ये कलेक्ट करा तो इसमें से भी किसको देगा, एट द एंड गवर्नमेंट को देगा। तो सब कुछ करके मैंने सब कुछ किया, सारी मेहनत की, सारा एट द एंड किसके पास जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है। फिर उसके बाद आते हैं कि अगर इन सारे ब्रोकरेज चार्जेस के बावजूद आप अपने आप को प्रॉफिट में रख पाते हो, आप अपने आप को प्रॉफिट में रख पाते हो, तो आपको किस टाइप के टैक्स लगते हैं। पहला होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपका टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG जिसको कहते हैं, ये लगता है अराउंड 10%। और इसमें आई थिंक 1 लाख का आपको छूट भी मिलता है। 1 लाख का कुछ ऐसा प्रॉफिट है तो उसमें आई थिंक छूट मिलता है, ये आपको बेटर बताएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसमें आपको टैक्स लगता है 15%, आपको इसमें टैक्स पे करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे, जो भी अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट अपनी 1 साल से पहले ब्रेक कर दी, 1 साल से पहले आपने उस इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट अपनी अकाउंट में ले लिया, तो वो सब आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल। 1 साल के बाद, 1 साल से ऊपर आप कोई चीज को होल्ड कर रहे हो, उस साल आपने उसको नहीं निकाला, नहीं मतलब उसको लिक्विडेट किया, अपने अकाउंट में पैसा नहीं निकाला, आपने इन्वेस्टेड ही रहने दिया, तो उसमें 10% लगता है। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट आपको प्रमोट करती है कि भैया आप इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करके रखो, होल्ड करके रखो, इसलिए आपको वहां पर 5% का डिस्काउंट देते हैं कि 10% ही टैक्स लगाएंगे, आप इन्वेस्ट करो, अपनी वो मत तोड़ो, है ना, इन्वेस्टमेंट मत तोड़ो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगा रहे हो, है ना, तो उसमें आप मतलब कमा रहे हो तो उसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, ओके। आपका जो FN है ये एक टाइम पे बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट की जाती थी, अभी आई थिंक स्पेक्युलेटिव इनकम में आई थिंक ये आने वाला है, ठीक है, स्पेक्युलेटिव इनकम में आने वाला है। फिर इसके बाद अगर आपने जो यहाँ पर जितना कमाया है, उसके बाद अगर आप की एक इनकम बनती कि भैया मैंने स्टॉक मार्केट से इतना कमाया, इतना बनाया, जो भी बनाया, और उसके बाद अप टू 30% तक आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। वो भी किसको पे कर दो, आप गवर्नमेंट को पे कर दो। अभी क्या आ रहा है, अभी कुछ प्रपोजल आ रहा है जो आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, इसको क्या बोलते हैं, ये हाइक होने वाला है, इसमें हाइक आने वाला है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। किसके अंदर, अगर आप FNO कर रहे हो तो मे बी ये पॉसिबिलिटीज है कि आपका STT FNO में बढ़ सकता है। दूसरा ही उम्र जो है कि FNO ट्रेडिंग के अंदर अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो FNO ट्रेडिंग में, उससे आपने कुछ प्रॉफिट बनाया है, किसके बावजूद बनाया, कह रहा हूं ना मैं, समझ लेना। ये सब कुछ देने के बाद, इतने सारे ब्रोकरेज चार्जेस टैक्सेस देने के बाद अगर आप प्रॉफिट में रह जाते हो, आपने 10 लाख का प्रॉफिट बना लिया, 5 लाख का प्रॉफिट बना लिया, तो अप टू 30% तक का फ्लैट टैक्स,
पड़ सकता है। अब ये बजट से पहले आपको वीडियो देखने को मिल रहा है, तो हमें नहीं पता बजट में क्या इंपोज होगा, वो कंफर्म होगा, बस एक ह्यूमर है। तो अप टू 30% तक का टैक्स यहाँ पर लग सकता है। सपोज अगर जो छोटे, अब इससे किसको नुकसान होगा, जो बड़ा ट्रेड करता है, जो 50 लाख 1 लाख 1 करोड़ बना रहा है, उसको इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी कई सारे टैक्सेस दे रहा है, ऑलरेडी सरकार को टैक्स भर रहा है। लेकिन उन लोगों के लिए जो टैक्स से बच जाते थे, जो बहुत छोटा 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए कमाते हैं, उनके लिए बहुत इफेक्टिव। अगर तो आपने एफ&ओ ट्रेडिंग से इतना सब कुछ करने के बाद आपने 50 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, आपको 40 लाख ब्रोकरेज चार्जेस में देना पड़ गया, 10 लाख आपकी जेब में बचा। सपोज, ध्यान सुनना, आपको कितना दर्द होगा। 50 लाख मैंने प्रॉफिट मतलब अपना ट्रेडिंग करके मेरे को M2M दिखाया, फिर जब मैंने बैक एंड पे चेक किया तो मुझे मिला कि 40 लाख के साल भर में तो मैंने ब्रोकरेज चार्जेस ही दे दिए, टैक्सेस से दे दिए। फिर उसके बाद मेरी जेब में मारा 10 लाख, मैंने 10 लाख विड्रॉल मारा, एफ&ओ की ट्रेडिंग है, 10 लाख विड्रॉल मारा, इनने कह दिया भैया 30% तक का टैक्स है ना। मैं चलो 30% मैक्स रख रहा हूँ, 30% फ्लैट टैक्स आपको पड़ जाएगा, क्योंकि आपने एफ&ओ से कमाया, आपने मेहनत की, पूरे साल भर अपने आपको घिसा, 10 लाख रुपए कमाया, 10 लाख रुपए में से अकाउंट में विड्रॉल करते ही 30% आपका कट गया, मतलब 3 लाख रुपए आपका कट गया। आपके जेब में कितना बचा, 7 लाख। अब उस 7 लाख से आपने अपना खर्चे निकालने, आपने अपनी इक्विपमेंट कॉस्ट निकाली, भैया मैंने लैपटॉप लिया था, मैंने ये लिया था, मैंने वो लिया था, मेरा इंटरनेट चार्जेस है, मेरी बिजली का खर्चा है नहीं, मेरा रोज ट्रेवल का खर्चा है, ठीक है, मैं खाता पीता हूँ, रोज ट्रेड करने बैठता हूँ तो मेरे खा पी रहा हूँ, तो मैं जिंदा हूँ उसका खर्चा है, ठीक है, मैं रह रहा हूँ एक मकान में उसका खर्चा है, पानी पी रहा हूँ उसका खर्चा है, हर एक चीज का खर्चा है, वो सब आपने किससे निकालना है, फिर लास्ट में 7 लाख रुपए से निकालना है। 7 लाख रुपए से साल भर में आपने 50 लाख रुपए का एक प्रॉफिट किया, 40 लाख 43 लाख रुपए आपने सरकार को दे दिए, 7 लाख रुपए आपकी जेब में बचा, आप क्या कर पाओगे, आप खुद सोचो। सो दिस इज द रियल पेन ऑफ अ ट्रेडर इन एफ&ओ ट्रेडिंग, या इंडिया के अंदर एफ&ओ अगर आप ट्रेड कर दो तो ये रियलिटी है, ये हो रहा है अभी। आपको बहुत एक्साइटिंग, बहुत फैसिनेटिंग ये चीज लग रही होगी कि यार भाई बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मजा आता है मुझे, आपको जब आप डेली प्रॉफिट करते हो, ट्रेड बनाते हो, बहुत अच्छा लगता है, आपका पेन ग्रीन देख के मजा आता है। लेकिन भाई रियल पेन, रियल दर्द उसके पीछे का समझो कि भैया उसमें मजा आता है, लेकिन बैक एंड में जो टैक्सेस चार्जेस जाते हैं ना, वो बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा हैवी है ना। तो अच्छा खासा स्किलफुल ट्रेडर भी यहाँ पे बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाता है। जो कहते हैं ना 10 आउट ऑफ 9, मतलब 100 में से 90% तो लॉस में ही है ना। और जो बचे कुछ 10% है ना, उस 10% में से रिमेनिंग 5% कैटेगरी कॉस्ट टू कॉस्ट या उसके आसपास भी घूमती रहती है। फिर नेक्स्ट 5% कैटेगरी रहती है जो कुछ प्रॉफिट बना के जेब में भर देता है। और नेक्स्ट 5% पता है कौन आता है? नेक्स्ट 5% में आपके बैंक्स आते हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स आते हैं, आपके इंस्टीट्यूशन आते हैं, आपके प्रॉपर्टी ट्रेडिंग डेस्क आते हैं, है ना, आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आते हैं, उसके बाद आपके FIIs आते हैं, तो वो आते हैं टॉप 5 में, समझ लो। तो वो आपको नहीं पता, आपको ऐसा लगता है कि भैया 100 लोग हैं तो 100 में से 90 लॉस में है, 10 तो प्रॉफिट में ही है, 10 में हम रिटेलर नहीं आते, हम बहुत रेयर आते हैं रिटेलर, बहुत इक्का दुक्का दिख गए। एंड इन्वेस्टमेंट की बात अलग है, मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, F&O ट्रेडिंग की। 10 में वो सब आते हैं, समझ लो। सो इतने सारे टैक्सेस F&O के अंदर ऑलमोस्ट 30% तक का टैक्स हमको इंपोज हो चुका है इसके बाद, इतना सब करने के बाद। सो अब क्या, अब मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अब क्या सरकार को हम क्या टैक्स नहीं दें, या क्या होता है सरकार अगर टैक्स बढ़ा दी तो इससे क्या हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ इससे क्या होता है। आप खुद सोचो कि हमारे देश से लोग जा के रहे हैं। अभी मैं जितने देख रहा हूँ, मैं मेरे साथ के फाइनेंशियल जो क्रिएटर्स भी हैं, कुछ भी हैं जो ये इस तरीके के जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट टू दुबई। उनको दुबई जाना है, दुबई शिफ्ट होना है, क्योंकि वहाँ पर टैक्सेशन नहीं है। अगर वहाँ के वो क्या बोलते हैं नागरिक बन जाते हैं तो वहाँ टैक्स नहीं पड़ेगा। तो क्या है, जितने लोग HNIs होता है ना, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिसको कहते हैं आप एक तरीके से एक मिलियनियर कह सकते हो आप इंडिया में, जिसकी 8 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ होती है, एक मिलियनियर बन जाता है, तो उसको सबसे ज्यादा यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता है। अब इतने ज्यादा टैक्सेशन उस पर लगते हैं तो क्या करता है, अभी इस साल भी 4-4.5 हजार जो मिलियनियर्स देश छोड़ के जाते हैं, हर साल जाते रहते हैं। क्यों जाते हैं? वो यहाँ देंगे तो हमारी ग्रोथ में काम आएंगे, हमारे देश के क्या बोलते हैं देश को स्ट्रॉन्ग करने में, देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में काम आएंगे। लेकिन नहीं, वो यहाँ से कमा के सब उधर जाते हैं, इसलिए जाते क्योंकि हाई टैक्सेशन। देखो, अब आप कहोगे कि भैया टैक्स कम भी करना चाहिए, ठीक है, टैक्स कम करना चाहिए। अब अगर यहाँ पर टैक्स कम कर देंगे तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस अगर आपसे लेने बंद कर देगा तो भैया एक्सचेंज किससे चलेगा? दूसरी चीज, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर आपको नहीं लेंगे तो कोई भी आपका ब्रोकर, आपका एक्सचेंज, आपका जो भी आपने सेविंग रखी है, जो भी आपने पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है, वो सब किसी ने चला गया गवर्नमेंट के, हम क्या जाने, हमें तो तुम कुछ दे ही नहीं दो, तो ये तो उसके लिए है
है नहीं। ये सारी सेबी आपको कुछ भी आपके साथ स्कैम होता है तो उसके ऊपर सेबी देख रही है, हर एक चीज आपको देनी पड़ेगी, इसको तो मना नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद टैक्स तो आपने फिर उसके बावजूद जब कमाया उसके ऊपर टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि भैया अगर हम यहाँ पर टैक्स इतना ज्यादा इंपोज कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है। इससे नॉर्मल सी बात है, एट द एंड गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा कमा रही है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि गवर्नमेंट इतना ज्यादा पैसा कमा रही है, और उसके बावजूद ये सारा पैसा गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर में यूज कर रही है, मतलब हमारे देश के लोगों के लिए यूज कर रही है। जो मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास गरीब तबके के लोग हैं, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, ताकि हायर जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो मिडिल क्लास से ऊपर के लोग आते हैं, जो पे कर सकते हैं, उनसे टैक्स कलेक्ट करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, गरीबों के लिए सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है ताकि उनकी लाइफ बेटर हो सके। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज आपको सोचना पड़ेगा कि टैक्स का भी एक लिमिट रखना पड़ेगा, है ना। टैक्स आप इतना ज्यादा इंपोज नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, देखो पहली चीज, हमारे पास जो इंडियंस हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं, है ना। आप HNIs हैं, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल हैं, वो क्या है, लिविंग इंडिया, ठीक है। किसमें, अगर आप ट्रेडिंग की बात करो, इंडिया छोड़ के वो जाने की प्लानिंग कर रहे, उनको जाना है भाई, ठीक है। दूसरा चीज, आप मतलब आप अपने देश में रोक नहीं पाओगे उन लोगों को जो पैसा कमा लिए हैं, उनको रोकने की आप कोशिश नहीं कर सकते, है ना। आपने कोई फाउंडेशन ऐसा रेगुलेशन नहीं बनाया है, बंदे को जाना जा सकता है तो जा रहे हैं। दूसरा चीज क्या है, इससे एक चीज प्रमोट हो रही है, वो है डब्बा ट्रेडिंग, ठीक है। डब्बा ट्रेडिंग काफी ज्यादा प्रमोट हो रही है। इससे एक और चीज प्रमोट हो रही है, फॉरेक्स एंड क्रिप्टोज के अंदर ट्रेडिंग, ठीक है। वो भी एक तरीके से एक लीगल तरीका होता है फॉरेक्स क्रिप्टोज को ट्रेड करने का, एक होता है इलीगल तरीका। वो आप कभी आप बताओगे तो मैं उस सारी चीज़ आपके साथ डिस्क्लोज करूंगा कि कैसे चलती है ये सारा मार्केट, कैसे चलता है। इसी को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन अदर एसेट्स में ट्रेड करने को ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है, ताकि लोग यहाँ पे FNO के अंदर ट्रेड ना करें, FNO के अंदर, क्योंकि उनको ज़्यादा टैक्सेस चार्जेस पे करना पड़े इंडिया के अंदर। अब डब्बा ट्रेडिंग आप कहोगे क्या होती है, इसको प्रमोशन इतने ज़्यादा मिल रहा है आज की डेट में। आप मेरे को पहले एक चीज कमेंट करके बताओ कि सेबी जो हमारी NSE है, NSE का FNO ट्रेडिंग का एक दिन का आपका वॉल्यूम कितना है, कितना करोड़ का वॉल्यूम बनता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, डब्बा ट्रेडिंग का एक दिन का जो वॉल्यूम बनता है वो है 70,000 करोड़ का एक दिन का वॉल्यूम। अभी कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, गूगल करिएगा आपको पता चल जाएगा। 70,000, 60, 70,000, 80,000 करोड़ का एक दिन का वॉल्यूम जनरेट होता है डब्बा ट्रेडिंग के अंदर। डब्बा ट्रेडिंग क्या, डब्बा ट्रेडिंग किस लिए होता है, डब्बा ट्रेडिंग के अंदर पता है आपको क्या चीज पड़ती है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इजीली, आपके लिंक से नहीं है तो आप इन डब्बा ट्रेडिंग की साइड में जा भी नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, इन सारे टैक्सेशन की वजह से डब्बा ट्रेडिंग प्रमोट है, लोग डब्बा ट्रेडिंग की साइड में ज्यादा जाते हैं, क्योंकि वहां पर कैश पे काम होता है। कैसे काम होता है समझना इस चीज को, वहां पे एक्सचेंज नहीं है, वहां पे एक आपका डब्बा ब्रोकर है, वो कुछ ब्रोकरेज लेगा आपसे, कुछ ब्रोकरेज लेगा, है ना, कुछ ब्रोकरेज लेगा बस। उसके बाद वहां कोई एक्सचेंज नहीं है तो ये नहीं है, वहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं है तो GST नहीं है, वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं है तो वहां कोई टैक्स नहीं है, वहां पर कोई सेबी नहीं है तो कोई चार्जेस नहीं है, वहां कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं है तो वहां कुछ भी नहीं है, NSE है ही नहीं तो यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है। फिर उसके बाद वहां से जो इनकम आ रही है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है ना। उसके बाद रिकॉर्ड ही नहीं है, आपको गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता ही नहीं चल रहा है कि भैया किसने कितना कमाया, कितना लाया, सारा ट्रांजैक्शन कैश में हो रहा है, तो वहां पर आप एट द एंड इनकम टैक्स भी पे नहीं करते हो। तो आपके ऊपर चाहे STT बढ़ जाए, चाहे FNO 30% बढ़ जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो इसीलिए इन सारे एक्टिविटीज की वजह से डब्बा ट्रेडिंग प्रमोट हो रहा है, मतलब डब्बा ट्रेडिंग की तरफ लोग ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि इलीगल है इंडिया के अंदर। आपने देखा न्यूज आती रहती है, डब्बा ट्रेडिंग चलती है। डब्बा ट्रेडिंग कैसे चलती है, देयर इज नो एक्सचेंज, देयर इज अ सिंपल ब्रोकर, है ना। आपके पास कैश है, आप लगाओगे, आपने कहा टाटा मोटर्स, जो इंडियन की जो NSE पे चल रहा है, किस पे चल रहा है, NSE पे, NSE पे टाटा मोटर्स का अगर मैं भाव मानूं 1100 चल रहा है, चलो 1000 चल रहा है आज के दिन में, कोई कह रहा है ये 1000 से 1000 कितना चले जाएगा, 1020 चला जाएगा, ठीक है। तो कोई कह रहा है 1020 चले जाएगा, कोई कह रहा है भैया ये नीचे आ जाएगा, 1000 से नीचे आ जाएगा। तो भाव जो है, जो ट्रेड हो रहा है उसी भाव पे हो रहा है, जो NSE पे चल रहा है, एक्सचेंज पे जो चल रहा है वहीं पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो पर्सन टू पर्सन हो रहा है, बीच में ब्रोकर बैठा है, इससे कलेक्ट किया, पैसा रख दिया, जिसने प्रॉफिट किया उतना दे दिया, जिसने लॉस किया उतना उसको वापस कर दिया, बीच में छोटा सा कमीशन खा लिया, समझो। तो इसने कहा कि भैया नीचे आएगा और इसने कहा ऊपर जाएगा, तो इसने 1000 रुपए इससे ले लिए, है नहीं, और 1000 रुपए इसने, दोनों ने 1000 रुपए बाई किया, सेल किया,
ठीक है, इसने 20 रुपये कमा लिया तो इसने इससे 20 रुपये निकाल के इसको 880 रुपये दे दिया और बीच में से कुछ 1-2% रुपए का ब्रोकरेज अपना बीच में रख लिया। तो बस सारा ट्रांजेक्शन किस में हो गया, कैश में हो गया। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में होता है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। क्यों रिकॉर्ड नहीं होता? क्योंकि उसका कोई भी इंडिकेशन IT डिपार्टमेंट के पास नहीं जाएगा। IT को तभी पता चलेगा जब वो आपके घर आएगी, आपकी अलमारी खोलेगी, आपका चेक करेगी, भाई इतना कैश कैसे, इसका रिकॉर्ड दिखाओ। तुम रिकॉर्ड नहीं दिखा पाओगे तो वो ब्लैक मनी में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डब्बा ट्रेडिंग चल रही है। और ये अगर आप कंटिन्यूस आप टैक्स पे टैक्स बढ़ाते जाओगे, इनडायरेक्टली जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, डब्बा ट्रेडिंग के साइड में शिफ्ट होने लगेंगे, देश छोड़ के जाने लगेंगे, तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारा मार्केट होल्ड करेगा, हमारे मार्केट में मतलब अच्छे तरीके से काम हो, सिस्टमेटिक तरीके से काम हो, क्योंकि इलीगल काम ज़्यादा चलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर कभी भी गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा दी जाती हैं तो ब्लैक में स्मगलिंग में आने वाला गोल्ड की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब लोग स्मगलिंग के थ्रू ज़्यादा गोल्ड बेचने लग जाते हैं, है ना। और हर साल जब भी आप टैक्स बढ़ाओगे, गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाओगे, आपने देखना स्मगलिंग के जो होते हैं ना परसेंटेज गेन, वो हर साल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी है कि आप टैक्सेशन लगा रहे हो, ठीक है, वो सब कुछ हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है, लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी है कि अगर आप टैक्सेशन लगा रहे हो तो इतनी सारी लीगल एक्टिविटीज़ होंगी। दूसरा, एक ट्रेडर कभी भी चाह के भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। That's it for today's video। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब आपको क्या लगता है कि भैया इंडिया के अंदर टैक्सेशन ठीक है, गलत है, कितना टैक्स इंपोज करना चाहिए, क्या आपका व्यू है, क्या आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में अच्छा चैट करेंगे, मतलब आप एक दूसरे को रिप्लाई कर सकते हो, मैं भी उसमें रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो लोग वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई होप आपको काफ़ी पसंद आएगा, काफ़ी मजा आएगा वर्कशॉप में। आप सीखोगे कई सारी नई स्किल्स, कैसे स्कैल्पिंग अपने को करनी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।